अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता हफ्ते उतार चढ़ाव का शिकार रही, लेकिन स्टॉक मार्केट ने करेक्शन ली, बेचे की जानिब आई और फिर बहुत सारी चीज़ें इकॉनमी से जुड़ी, जिसमें रवा माली साल के 8 माह के अगर तजारती खसारे की बात करें तो 10.64% तक बढ़ गया। महंगाई की शरह एक बार फिर 14 से 15% के दरमियान आकर खड़ी हो गई और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो माली खसारा है जीडीपी का 3.1% रहा। मुल्की बरामदात मुसलसल दूसरे माह की कमी यानी फरवरी की अगर बात करें तो दूसरे माह भी कमी रिकॉर्ड की गई। एक्सपोर्ट सूरत हाल में ऐसा क्यों हो रहा है? कपास की कीमत 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इंडिया से मंगवाने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में लोकल किसान वैसे खुश नहीं, और बाहर से अगर कपास या गंदम आ जाएगी तो पाकिस्तान के किसान को उससे क्या फ़ायदा होगा, और फिर हुकूमत पर इंपोर्ट बिल की सूरत में कितना ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। IMF कर्ज बहाली होगी, लेकिन 80 के करीब जो शोबे हैं उसके लिए अरबों रुपए की टैक्स छूट ख़त्म होगी। ठीक है, बहुत सारी और चीज़ें। और फिर जो नया कर्ज़ों का एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है मौजूदा हुकूमत के दौर में, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इंडस्ट्रियल सूरत हाल, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की सूरत हाल, आटा चीनी की सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल, गंदम इंपोर्ट होती है इसकी सूरत हाल, पाकिस्तान में फ्लोर मिल्स क्या कर रही हैं इसकी सूरत हाल, और फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम सूरत हाल पे आज बात होगी। एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बदरुद्दीन काकर साहब, साबिक सीनियर नायब सदर कोयटा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं और इस वक्त सेंट्रल प्रेसिडेंट भी हैं ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बदरुद्दीन काकर साहब। अहमद हसन मुगल साहब, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तीनों हज़रात का शुक्रिया। एहसन मेहती साहब, सर बेहतर रहा पिछला हफ्ता, लेकिन जब हफीज़ शेख साहब वाला मामला आया, उनके रिजल्ट्स आए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्यों हो गई स्टॉक मार्केट को? हालांकि उसके अगले दिन ही 600 प्लस पॉइंट्स की बेहतरी भी देखी हमने। कर रहे हैं कि प्रेशर जो मार्केट एक बुल रन मार्केट में चल रहा था और हमने देखा कि 35% तक मार्केट 40% को क्रॉस की, मार्केट जो है 28,000 के लेवल से 47,000 लेवल की तरफ जो है वो राग़िब की। उसके बाद फिर हमने एक पॉलिटिकल नॉइज देखी और वो पॉलिटिकल नॉइज के नतीजे के अंदर हमने अचानक से देखा कि सेनेट की जो सीट थी जो पीपल्स पार्टी की तरफ से गई थी, आई थिंक उसके आने के बाद हमने देखा मार्केट में एक मेजर क्रैश जो है वो देखा गया। और आई थिंक कि उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डिसीजन लिया गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, तो उसके बाद हमने देखा कि उसी सेशन के अंदर ही रिकवरी शुरू हो गई। और फिर हमने देखा कि फ्राइडे का भी जो दिन था वो बड़ा पॉजिटिव मार्केट के बुल रन जो है वो दोबारा से देखे गए। तो जाहिर है लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विन ओवर है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर, इसका जो है पॉजिटिव इंपैक्ट बनता। और आई थिंक कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के दिन मार्केट के अंदर बुल रन कंटिन्यू होता, आई थिंक कि वो इस वक्त हम जो देख रहे हैं जो हमारा ट्रेड डेफिसिट के जो नंबर्स हैं वो $2.5 बिलियन जो माह फरवरी का है जो हमने देखा। और फिर जाहिर है हमने देखा उसके साथ कि जो हमारा इन्फ्लेशन 8.7% पर आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि NSS रेट्स भी रिवाइज होते हैं और वो हो गए। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हमने देखा है PIB यील्ड्स भी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ी हैं। आई थिंक कि जो 8.7% का जो CPI इन्फ्लेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमिक कंसर्न जो है वो हावी हैं इस वक्त। ऑल्दो गवर्नमेंट को टाइम मिल गया और पॉलिटिकल नॉइज काफी कम हुई है उस इशू के बाद कि जहां पर सेनेट इलेक्शन जो है वो इस गवर्नमेंट के हाथ से निकल गए। तो आई थिंक कि जो पॉलिटिकल नॉइज का कम होना है ये मार्केट के लिए मुस्बत खबर है। आखिरी इस सेशन के अंदर हमने देखा है कि कुछ रिकवरीज भी जो है मार्केट में देखी गई हैं। जो वाइडर इशूज हैं पाकिस्तान के लिए वो इस वक्त इन्फ्लेशन है जो 8.7% तक चला गया। और इन्फ्लेशन की मेजर वजूहत एनर्जी कॉस्ट है। पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी कॉस्ट है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ और वो जो $71 को अब क्रॉस कर गई है ब्रेंट क्रूड की प्राइस, आई थिंक कि पाकिस्तान पे बड़ा बिल आने लगा है इंपोर्ट का आने वाले वक्तों में। और आई थिंक कि वो उसको पे करने के लिए यूरोपियन स्टेबिलिटी भी देखी जा सकती है। IMF की शर्त जो है वो रिगार्डिंग मोर टैक्सेशन इन द सिस्टम ताकि फिस्कल डेफिसिट को कंटेन किया जा सके 7.5% पर। आई थिंक कि काफी ज्यादा चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस नजर आ रहे हैं आने वाले वक्तों में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ी सी नॉइज कम भी है, बट हम जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं पाकिस्तान के जिसमें CPI इन्फ्लेशन है, रुपीन स्टेबिलिटी, आगे ट्रेड डेफिसिट है और फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेन नजर आ रहा है। ठीक हो गया। बदरुद्दीन काकर साहब,
एहसन मेहंदी साहब ने बहुत डिटेल और हमेशा की तरह सारे पॉइंट्स पर उन्होंने बात की है। ज़रा खुल के बात करते हैं इन चीज़ों पर। सर, पॉलिटिकली पहले स्टार्ट कर लेते हैं। कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन की उतार चढ़ाव का, इकनॉमिक पर भी, कारोबार पर भी, और जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं इस वक्त आम आदमी के उस पर भी? फिर बिजली गैस की कीमतें कितना दबाव डाल रही हैं। फिर मैं ज़रा आपसे आज आटे के हवाले से भी बात करूँगा यकीनी तौर पर कि आटे की महंगाई की बहुत सारी रीज़न है, आपके पास इसकी क्या है, लेकिन पहले ज़रा इन चीज़ों पर बात करते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया कोकर साहब। यकीनन जिस मुल्क में आप बसते हो वहाँ के सियासी हालात जो सियासत से हुक्मरानी का सिलसिला बनता है, तो ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशंस और रूमर्स मार्केट की असास होती है, और यही वो चीज़ें होती हैं जो पॉलिसीज़ की तसलसल की भी बयान करती है, और आपको फ्यूचर के इंडिकेशंस भी इसी से आने शुरू होते हैं कि गवर्नमेंट का आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा। यकीनन इस तरह की जो हालात चल रहे हैं, जैसे सेनेट के इलेक्शन में हुए, सेनेट के एक निशस्त पर जिस तरह एकदम पैनिक हुआ, बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने वापस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ गए, अब सेनेट के इलेक्शन फिर उनके सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पहले जो भाई ने कहा कि जो हालात हैं वो टफ हैं, उन्होंने का इसी साथ ही साथ ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, और हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स थे वो बहुत ही कम शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने कोई 250 से 300 अरब रुपए का जो मार्केट में से लेना था वो शिफ्ट किया है आम कंज्यूमर के लिए। जब आपके पास एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। अब एक सिंपल वे में बताते हैं कि फलाना इतने यूनिट्स कंज्यूम करने वाले को ये इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि बात असल में ये होती है, जो हम हमेशा छुपाते हैं, बात ये होती है कि अगर जो भी आपके एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ते हैं उसके बाद जो आम आदमी होता है, हर आदमी ने उसकी पेमेंट करनी होती है, वो किसी भी सेक्टर से वाबस्ता हो, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो तमाम उसके जो सेगमेंट्स होते हैं उसका असर आम आदमी पे आना शुरू हो जाता है। जिस तरह आज आपकी महंगाई 9% पे आपके पास है, इन्फ्लेशन उसी तरीके से है। आज भी आप अगर हम ज़रूरी शोबे की तरफ आते हैं, हमारे पास 55 लाख गांठ जो कपास हमारे पास हुई है, जबकि हमारी ज़रूरत, अपनी इंडस्ट्रियल ज़रूरत जो है 2 करोड़ गांठ की है। अब इंडस्ट्री अपने एग्रीकल्चर में हमारे पास हमारी ग्रोथ इतनी कम हुई, इसके वजूहात क्या हो सकते हैं? इसी तरह गंदम की हम कोई 35 से 40 लाख मेट्रिक टन गंदम बाहर से इंपोर्ट करके लाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जिससे आपका जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ा है, और आपकी इंडस्ट्रियल जो आपके रॉ मटेरियल जो आपकी ऐसे इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपकी कॉटन की ज़रूरत होती है, उसकी एक शॉर्टफॉल है। हमारे पास स्टेटिस्टिक्स का मसला है, हमारे ग्रोथ जो कल्टिवेटेड एरियाज़ है, जर्मिनेशन उसकी कितनी, जो सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं क्या उसको हम लोगों ने चेक किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को एक तसलसल के साथ आपको देखना होगा, तब जाके आप उसका आउटकम का एक तखमीना लगा सकते हो कि हम आप सिक्योर फील कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ें जो है हमारे पास ये अवामिल है, इन सब अवामिल का एक जो शक्ल इख्तियार किया जाता है तो एक पैनिक भी उसका बनता है और इन्फ्लेशन भी उसके सामने आती है। जो बिजनेस होता है, बिजनेस की जो डायरेक्शंस होते हैं वो क्लियर आपके सामने नहीं। अहमद साहब, आपकी भी इसी पर राय चाहूँगा। जो सूरत हाल इस वक्त ख़ास तौर पे एनर्जी वाले मामले पर है वो कितनी ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, फिर उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं और पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं, जैसा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ये गवर्नमेंट बात करती रही, आसानियाँ देने की, टैक्सेशन रिफॉर्म्स की, बिजनेसमैन के लिए इस सारे मामलात को चैनलाइज करने की, जो सबसे बड़ा मसला है उनको चैनलाइज किया जाए कि कहाँ कैसे बिजनेस करने में आसानी होगी। ये सारी चीज़ें आप जाहिर है प्रेसिडेंट भी रहे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और फिर प्रेसिडेंट भी हैं आप, एक्टिव बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे, मैं जानता हूँ। तो मैं चाहूँगा ज़रा तमाम चीज़ों पर रोशनी डालें थोड़ी। देखिए, सबसे पहले शुक्रिया फखर साहब आपका कि आप मुझे बार बार मौका देते हैं बात करने का अपनी। देखिए जी, कि एहसन साहब ने बताया कि एनर्जी प्राइसेस आपकी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, काकर साहब ने सारी चीजें एक्सप्लेन करती हैं। तो बिल्कुल ऐसी है कि देखें, आप जब तक कॉस्ट ये एनर्जी प्राइसेस आप बढ़ाते रहेंगे, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आपके पास टैक्सेशन जो है ना, आप डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर जो IMF की किस्तें हैं, कर्जे लेने की पेमेंट्स हैं, वो सारे उसको शॉर्टफॉल आता है, वो इसी तरह हुकूमत करती है कि अपनी बिजली के ऊपर, गैस के नरखों में इजाफा करके, टैक्सेस बढ़ा के, और उसका जो इफेक्ट आता है वो फिर आपकी देखें प्रोडक्शन के ऊपर आता है। प्रोडक्शन से होते होते फिर आपकी जब खासतौर पर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन से सारा उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट आता है वो आपकी प्राइसेस के ऊपर आता है।
तो ये वजूहत है कि देखिए आपकी टैक्सेशन कलेक्शन जो है वो बढ़ नहीं रही, आपका टैक्स बेस बढ़ नहीं रहा, तो आप क्या करें कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाई जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल नहीं हो रही। फिर जब आप ये इसमें आते हैं कि जी आप इस बात का कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए और हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, कभी गंदम में इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी देखें, ये हमारे पास एक कोई प्लान होना चाहिए, किसी की हुकूमत जो भी आए एक लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर चले। यार ये हमारे जिस तरह क्लाइमेट की वजह से हमारी प्रोडक्शन पे फर्क आ रहा है, इसकी खासतौर पे क्रॉप्स की जितनी की है, तो ये जब तक आप बैठेंगे नहीं, अगर आप किन्हीं चीजों में लड़ते रहेंगे कि जी आपस में आप किसी कौन सी पार्टी लीड में है, कौन सी पार्टी जो है वो ऑपोजिशन क्या कर रही है, ये कर रही है, ये हमें एज ए कलेक्टिवली एज अ कॉम हमें जो है ना पूरे प्लान हमारे पास होना चाहिए, जो कि मैं समझती कि आज तक कोई हुकूमत ही लेकर आई, कोई लॉन्ग टर्म प्लान, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हम फॉलो करें और जिसकी वजह से ये ऐसे मसाइल हमारे लिए पैदा ना हो। हमारी जो जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो आती हैं शॉर्ट टर्म अपना अगले इलेक्शन को में इलेक्ट होने के लिए अपनी सारी पॉलिसी बनाती हैं, और ये जो होता है ना आधा से ज्यादा टाइम तो वो फायर फाइटिंग में कभी कोई इशू आ गया उसको रिजॉल्व करें, कभी कोई इशू आ गया उसको रिजॉल्व करें। तो ये मैं समझता हूँ कि आगे भी जो भी हुकूमत आए या जो जितनी भी हुकूमतें आएंगी आगे भी, जब तक वो कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके नहीं चलेंगी, एक अपना एक प्लान नहीं लेके चलेंगी जिसके ऊपर बेशक ये हुकूमत चेंज है, लेकिन हमने एक नेशनल प्लान के ऊपर तय चलना है और इसके हमने आगे अपने आप को जो है इन चीजों से बचना है और इन चीजों को कंट्रोल करना है। तो मैं नहीं समझता कि हम हर साल और या हर हुकूमत में हम जो है ना इस तरह के मसाइल देखेंगे। एहसन साहब, सर IMF वाले प्रोग्राम का मामला एक बार फिर लटकती तलवार की तरह होता है हमारे लिए, ख़ास तौर पे आवाम के लिए। गवर्नमेंट के लिए क्या आसानियाँ होंगी IMF प्रोग्राम में जाने से? कर्ज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको पता है कि कर्ज़ा बैरूनी कर्ज़ भी 5 अरब 1 करोड़ डॉलर से ज़ायद का इजाफा हो गया था। अब हम और मज़ीद किस तरह से इस चीज़ को डील करेंगे जब हम IMF की शराइत सामने रखेंगे? पहले पेंशन वाला मामला आपके सामने है, तनख्वाहों वाला मामला आपके सामने है, ग्रेजुएटीज़ देने के मामला भी गवर्नमेंट इस पर भी सोच रही है, फिर उसके बाद जो इदारों की बात हो रही है 80 के करीब जो शोबे हैं जिनसे सब्सिडीज़ का खात्मा हो जाएगा, टैक्स छूट हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें सर सारी चीज़ें मिला के इम्पैक्ट कितना डालती हैं कारोबार पर? मैं ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट का भी आपसे जिक्र करूँ, अगर ऐसा होता है तो जाहिर है जो डे बाई डे ट्रेडिंग वाला होता है सबसे ज्यादा असर तो उसको होता है। जी बिल्कुल, ये चैलेंजेस तो जो हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तकरीबन $500 मिलियन जो है वो हमें मिल जाएंगे, और आई थिंक कि जो इसकी जो नुकात हैं या जो इसके एग्रीमेंट हैं वो हमें देखने पड़ेंगे कि इसके अंदर आने वाले वक्तों में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा पावर टैरिफ और सब्सिडी रिडक्शन, बिकॉज इसके अंदर जो है हमें हमारे फिस्कल जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना है। अपेरेंटली कुछ डिसिप्लिन हमें नजर आ रहा है। सर्कुलर डेट का जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव उसको फ्रीजिंग का इनिशिएटिव लेंगे IMF प्रोग्राम के अंदर, आई थिंक कि वो सर्कुलर डेट को फ्रीज अगर करना है तो एक मैसिव पावर टैरिफ की रिवीजन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आई थिंक कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को या फिर हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो आई थिंक कि इस वक्त जो चैलेंज है सबसे बड़ा, और हमारी मार्केट्स भी जो हैं जो इस वक्त क्रैश की हालत में हैं और वो इंडिकेट कर रही हैं कि IMF प्रोग्राम जो है वो कोई इजी पिल नहीं होगा, और आई थिंक कि इसमें हम एम्प्लॉयमेंट नंबर्स को भी इम्पैक्ट होते हुए देखेंगे। इसके अंदर हम पावर टैरिफ जो है उसका सर्च देखेंगे। इसके अंदर हम जाहिर है ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी या फिर एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, पॉलिटिकल नॉइज एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ जाएगी। तो आई थिंक कि जो इन टाइम हमें नजर आएंगी, बिकॉज कोई इमीडिएट डिसीजंस तो नहीं है। अपेरेंटली जो कमिटमेंट्स हैं सर्कुलर डेट को फ्रीज करने का, वो चीज इंडिकेट कर रही है कि अगर उसको फ्रीज करना ही है तो वो पावर टैरिफ के रिवीजन के बगैर नहीं हो सकता। और आई थिंक कि जो खबरें हैं वो हमें इसी माह के अंदर हमें पावर टैरिफ की रिवीजन नजर आ सकते हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ेगी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इस वक्त कैपिटल मार्केट्स में पैनिक कर रहे हैं। बदरुद्दीन काकड़ साहब, सर हम एक बार फिर गंदम बाहर से मंगवाते हैं, हम कपास दोबारा इंडिया के साथ बात करने पर कुछ समरियां तैयार हो रही हैं, खबर यही है। मुझे बताएं सर क्या इशू है? आटा महंगा होने की क्या मामलात हैं? पाकिस्तान में कैसे गंदम की कमी अचानक हो जाती है? हम 8वें बड़े एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अब हम बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं, और कभी कभी तो हम मेड इन पाकिस्तान का ही आटा वापस मंगवा ले
मंगवा रहे होते हैं। तो सर क्या इशू है, क्या फ्लोर मिल्स के भी मामलात सुना था कुछ सामने आए थे, ज़रा क्लैरिटी भी कर दें हमें कि फ्लोर मिल्स के क्या मामलात हैं और फिर जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रही है वो कहाँ पर लैक हो रही है। कोकर साहब, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने खुद कंफ्यूज वो पोजीशन पे लेकर गए हैं। इसमें गवर्नमेंट का बर वक्त अपने तौर पर ख़ास तौर पे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ उनकी मशावरत, बल्कि यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ऐसे अपोनेंट के तौर पे उनको लिया जाता है। जबकि फ्लोर मिल के तरफ से जब ये पिछले साल की जो क्रॉप थी इसके आने से पहले फ्लोर मिल एसोसिएशन ने अपने खदशात का इज़हार कर दिया था कि हमारे पास जो हम पहले कैरी फॉरवर्ड हमारे पास होता था, जो पुराने स्टॉक्स हमारे पास होते थे, वो स्टॉक्स की पोजीशन हमारे पास नहीं है। इन्होंने 42 लाख मेट्रिक टन का पंजाब ने टारगेट रखा, उसी तरह 12 लाख मेट्रिक टन का सिंध ने रखा और कुछ कोई 20 लाख के करीब जो था पास्को ने रखा। ये इनके जो इन्होंने अपने टारगेट्स जो रखे हैं, टारगेट्स की अचीवमेंट के लिए सबसे पहले उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फ्लोर मिल्स का जिनका अपना रॉ मटेरियल ही गंदम है, उनको गंदम खरीदने नहीं दी गई। और यहाँ तक कि पंजाब के अंदर और दूसरों सूबों के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट बैंस भी लगा दी, इंटर प्रोविंशियल बैंस भी लगा दी, और यहाँ तक कि 24 घंटे से ज़्यादा का कोई मिल अपने पास गंदम रख भी नहीं सकता, क्योंकि स्टेट बैंक के स्टेटिस्टिक्स से मालूम है कि फ्लोर मिल के पास प्राइवेट सेक्टर में कितनी गंदम स्टॉक थी। तो वो आपको खुद बता देंगे कि प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल गंदम का ना होना, बिल्कुल कोई एक दाना भी नहीं था। और साथ ही साथ बिफोर द टाइम पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने उनको कहा कि आपके पास 30 लाख मेट्रिक टन की जो गंदम जो आपके हमारे पास पहले जो स्टॉक्स में होता था वो शॉर्ट है, सबसे पहले आप उसके अरेंजमेंट्स करें। उनकी ताखीरी अरबों के साथ उनके पर वक्त उनके फैसला ना करने की वजह से जो हमें गंदम $220 की मिल रही थी, वो जाके हम लोगों ने $280, $285, $290 की लिया। हालिया दिनों पे टीसीपी ने मजीद कोई 4 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदनी थी। जब वो मार्केट में गए को $300 से भी ऊपर पे मेट्रिक टन उनको पड़ रहा है। तो ये जब हालात बने हैं, ये हालात और इस पूरे साल के दौरान हमारी मुसलसल इनसे ये क्या है, अब तमाम के तमाम जो इम्पैक्ट्स थी, तमाम इंडस्ट्री और तमाम आवाम जो था वो उसका नुक्ता नज़र सिर्फ सरकार के ज़ख़ायर ठहरे। प्राइवेट सेक्टर में उनके पास एक दाना भी नहीं था। बाद में जब इन्होंने उसको इंपोर्ट करना शुरू किया तो इंपोर्ट भी कुछ इतने कम नरखों पे तो होती नहीं। अब लाजमी बात है, एक तरफ से गवर्नमेंट महंगाई कम करने की कोशिश करे, दूसरी तरफ से जो ओपन मार्केट में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो गंदम हमारे जो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज रेट से ऊपर पड़ रही। तो ये चूंकि जो क्वांटिटी हम दे रहे हैं सब्सिडाइज आटे की वो कम है, हमारे मुल्क की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा है। जब ये दोनों आपस में मैच नहीं करते तो इसकी वजह से भी एक पैनिक बनता है। अभी हम नए क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। अब नए क्रॉप से पहले क्या सूरत हाल होगी, सूबों का क्या सूरत हाल होगा, मरकज उसमें कैसे, वो अभी तक ये मालूम नहीं कि इनका सपोर्ट रेट आखिर होगा क्या। सिंध ने 2000 रुपये का कहा है, पंजाब ने 1600 का कहा है। अब सूबे अब तक नहीं, चूंकि नई क्रॉप 20 से 25 दिन के बाद है, अब तक आपके पास ये नहीं मालूम, आप अभी तक कोई इंडस्ट्री के साथ कोई मीटिंग इनका नहीं हुआ, किस तरह की मीटिंग कि हमारे पास आगे का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होगा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोगों ने इसको बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया। हम लोगों ने पंजाब ने कोशिश की कि हम अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे 40 लाख मेट्रिक टन, तो ये वेल एंड गुड होगा, लेकिन ये नहीं होता। गंदम को मार्केट को अपने अपने फ्लो पे छोड़ना होता है कि मार्केट में आपको शॉर्टेज नजर है। सबसे बढ़कर जो मैं जिस चीज़ की तरफ पे पॉइंट वो रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो क्रॉप है, जो हमारी क्रॉप की साइज है, हम ये हमेशा से हम ये कहते हैं कि 2 करोड़ 45 लाख मेट्रिक टन गंदम हमारे पास होती है, जबकि हम लोगों ने इस साल ये मौजूदा जो ईयर है 2020-21 का, इससे पहले जो हमारा था हमने तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख बोरी जो हमारे गवर्नमेंट के स्टॉक्स पे जो हमारी जो स्टॉक्स बताती हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, हमने कंज्यूम किया है। 2 करोड़ 45 लाख बोरी हमारे पास बदरुद्दीन साहब, तो 25 मैं चाहूंगा कि आपसे जरा वापस आता हूं तो इस पर भी बात करता हूं कि हर साल क्या हम आबादी के तनासुब को मद्देनजर रखते हैं या फिर पुराने फिगर्स पर ही ये बात करते हैं कि हमें अगर 2 करोड़ मेट्रिक टन चाहिए तो बस हर साल उतनी चाहिए। हम इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं एक जरा अहमद हसन मुगल साहब, सर ये बताएं कि कुछ तजावीज़ दी हैं गवर्नमेंट को बतौर चेंबर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंट करते हुए कि कुछ करें बेहतरी के लिए, चूँकि मैंने देखा कि जो दुकानदार हजरात हैं वो बेचारे भी बड़े परेशान हैं बिल की वजह से। देखें जी, हम हर साल जो बजट आता है, बजट से पहले हम पूरी एक उसकी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं अपने इम्पोर्टर्स जो है, एक्सपोर्टर्स हैं,
सबको ऑन बोर्ड लेके एक पूरी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको फिर हम पेश करते हैं उनको, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जी ये हमारी सजेशंस है। तो देखें अब उसमें सबको पता है कि अब आप क्या इश्यूज हैं उसमें, जो है हुकूमत जो कर रही है और जो नहीं कर सकती, वो सारी चीजें जो हैं सबको सबके सामने हैं। अब हम जो है हर साल इसको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं उनको, और उसके बाद पता नहीं है उसको मेरा ख्याल है कम ही देखा जाता है, कम डिस्कस किया जाता है। कुछ लोगों से आज तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो अपने कोई जो होते हैं अपने खास लोगों से ही सारी तजावीज लेके और उसी के हिसाब से पॉलिसीज बना लेती हैं। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक, मुझे अहमद साहब एक ब्रेक पर जाना है। बदरुद्दीन काकड़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा कुछ डिफरेंट बात भी करके, इस वक्त टैक्सेशन का बड़ा मसला है। टैक्सेशन कितनी आसान और सहल होगी तो बिज़नेस के लिए मुश्किलात कम होंगी। ये बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के स्लोगन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि ये गवर्नमेंट अब तक करने में कुछ हद तक तो नाकाम दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कोई कामयाबी भी मिली है, इस पर ज़रा इन्हीं हज़रात से पूछेंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक से। वेलकम बैक। एहसन मेहनती साहब, बदरुद्दीन काकड़ साहब, अहमद हसन मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा कि ज़रा टैक्सेशन की भी बात करके देखते हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर और एक्सपर्ट राय दे सकते हैं इस चीज़ पे। सर, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का नारा लगाना और फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के मुख्तलिफ पैराए हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिन पर बिजनेसमैन को अगर आप आसानी देंगे तो यकीनन आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, पाकिस्तान में बिज़नेस बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन सब चीज़ों में हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए भी अगर हम देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो भी बड़ी तेज़ी से गिरावट का शिकार हुई। जाहिर है टाइटनिंग हालात रहे कोविड की वजह से भी और कुछ दीगर मामलात की वजह से, और फिर जो FATF की तलवार है वो भी। सर, इस वक्त टैक्सेशन का आसान होना कितना ज़रूरी है? टैक्सेशन आसान होती है किसी एक तरीक़ा कार पे अगर मुत्तफ़िक हो जाए गवर्नमेंट, तो कितना आसान है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाना, बिज़नेस लाना और पाकिस्तान में बिज़नेस का बढ़ना? आई थिंक कि टैक्सेशन एनवायरनमेंट पाकिस्तान का कन्वीनियंट हमने करना है ताकि जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है वो भी वो कंफर्टेबल हो सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। वैसे भी हमने देखा है कि जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट का वो हमें ईजिंग की तरफ लेकर जा रहा है, और हमारी जो पोजीशन है दीगर हमारे एशियन कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर पोजीशन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बन निकली है। क्योंकि जाहिर है हमने देखा है कि जो हमारे जो पाकिस्तान की तरफ जो ट्रैवल करते हैं बिजनेस लेवल पर, आई थिंक कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्ट उनको एयरपोर्ट्स पर जो है वो अब बन गया है पाकिस्तान के अंदर आना जाना। और फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी अगर हम देखें या फिर जो बिजनेस इन्वायरमेंट देखें, वक्त के साथ वो कंफर्ट की तरफ जा रहा है। जो हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो चुकी है। फिर इसके बाद हमने देखा है जो फंड मूवमेंट है रोशन पाकिस्तान अकाउंट के थ्रू हमने $550 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ आते हुए देखा है। तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पाकिस्तान में कंफर्टेबल होता जा रहा है, और आने वाले वक्तों के अंदर हमारी पोजीशन और बेहतर जो है मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे। एक चीज चाहूंगा कि ये भी थोड़ा सा कुछ शिकायत ये भी हैं कि जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो वहां पर एक चीज आसान होनी चाहिए कि बाहर से कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने आए तो उसको 100 विंडोज़ पे जाके मामलात को क्लियर करवाना पड़ता है, कहीं क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ती है, NOC लेनी पड़ती है, टैक्सेशन के 20 डेस्क हैं जहां पर जाना पड़ता है। ये चीज़ें आसान करना कितना बेहतर है? देखिए, आई थिंक कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि उनको फन विंडो ऑपरेशन मिलना चाहिए, और आई थिंक कि मोरलेस कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के लेवल पर कि ये जो सिचुएशन है ये कंफर्टेबल मजीद ज्यादा। और फिर हमारे टैक्सेशन के जो टारगेट्स का पूरा होना है, ये चीज इंडिकेट कर रही है कि जो कंफर्ट लेवल है उसमें हम एग्जर्शन नहीं डाल रहे और इन्वेस्टर की सिचुएशन देख के टैक्सेशन उस पर लागू कर रहे हैं। अब सिचुएशन है इस वक्त हम हैं IMF की नई फैसिलिटी लेने जो हमने
निकले हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, इसके अंदर हमने देखा है कि जो मरातें जो जिन सेक्टर्स को दी जा रही थी वहां पे तकरीबन 80 से ज्यादा जो टैक्सेशन की जो छूट है इनकम टैक्स की, उसके अंदर कमी जो है वो आने वाले वक्तों में देखी जाएगी। और फिर इसके अलावा FATF की भी जिस तरह आपने इंडिकेशन दी कि इसके अंदर जो है अगर हम खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट की तरफ जाते हैं जून के माह के अंदर, तो आई थिंक कि ये भी काफी ज्यादा हमारे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को डिस्कम्फर्ट पे लेकर जो है वो जा सकती है। तो अब चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर ये हैं कि जो एफर्ट्स की जा रही हैं स्पेशली FATF के पॉइंट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि हम ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट की तरफ आए, आई थिंक कि उसके अंदर जो एग्जर्शन है, जितनी भी एग्रेसिवनेस है वो हम दें, वो कम है, क्योंकि इस वक्त हम काफी ज्यादा एक चैलेंज के अंदर मौजूद हैं। एक तरफ IMF है जो हमारे टैक्सेशन एनवायरनमेंट को इनकन्वीनियंट बनाएगी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के लिए, दूसरी तरफ FATF है जो अगर किसी भी तरीके से मंसूख करती है ग्रे लिस्टिंग से निकालने में हमको जून के बाद, स्पेशली वो हमारे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट कर सकती है। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारी एफर्ट्स हैं वो ये होनी चाहिए कि जो IMF के साथ डीलिंग्स हैं वो बेहतर से बेहतर हों, और टैक्सेशन की जो मरातें इस वक्त कुछ सेक्टर्स को दी हुई हैं वो मरातें जो है वो कंटिन्यू रहें। अहमद हसन बहल साहब, जो टैक्सेशन वाला मामला है इसका सहल होना, आप लोग बड़े लंबे अरसे से इस पे बात कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम्स में भी काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन सर जब हम वन विंडो ऑपरेशन की बात करते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट होता क्यों नहीं देखते? वहाँ पर ऑफिसर्स पावर में होते हैं, बिजनेसमैन तबका मुश्किलात में होता है, फिर केसेस इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं टैक्सेशन से जुड़े, और कई केसेस तो ऐसे हैं जिनका कोई हल भी नहीं निकलना, फिर भी केसेस हुए हुए कई। हम जो कहते हैं कि जी टैक्सेशन के जो कलेक्शन है उसमें गैप है, तो जाहिर है गैप को पुर करने के लिए कोई आसान सिस्टम बना लें। FATF की शराइत ज़रा एक तरफ उस पर भी बात कर लीजिएगा, वो भी बढ़ती जाएंगी तो मामलात थोड़े टाइट होते जाएंगे। देखिए जी, इसमें 2-3 इश्यूज हैं टैक्सेशन के, खास तौर पे जिसको मैं फिर से आपको प्रोग्राम में फिर से उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि देखें जी, जो आपका टैक्स जो रेट है उसको आपको एडजस्ट करने की बहुत जरूरत है। अब आप जो चाहते हैं कि आपका टैक्स बेस भी बढ़े और आपका जो रेवेन्यू भी बढ़ जाए, तो लेकिन ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती जब तक आप टैक्स रेट जो है ना कम नहीं करेंगे। जब जितना आप टैक्स रेट बढ़ाता जाएंगे उतनी टैक्स में चोरी होगी। फिर जो दूसरी तरफ आ जाए, जो आपका जो टैक्स पेयर और FBR के दरमियान जो है ना, वो आप समझ लें कि उसमें बहुत बड़ा एक इशू आता है कि आप जो है कहते हैं कि टैक्स मैं देने से मैं टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसमें नेट में आ गया, तो अगर नेट में आ गया मेरा ऑडिट खुल जाएगा, ऑडिट हो गया तो फिर पता नहीं मुझसे क्या क्या मांग लेंगे। तो वो जो मिसट्रस्ट है ना आपस में दरमियान, जो टैक्स पेयर और FBR के दरमियान, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो टैक्सेशन में तो आप ये देख लें कि जब तक ये आपका एलिमेंट ये आएगा, ह्यूमन एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है कि जी आप ऑफिसर के पास जाते हैं और वो आपको लाखों का करोड़ों का फाइन आपके ऊपर डाल देते हैं कि जी आप टैक्स चोरी कर दें, और आप उसको क्लियर करने के अंदर आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाता है और आपकी कई मामलात हो जाती हैं। दुनिया जहां में कहीं भी कोई भी बड़ी कंपनी होती है, अगर वो टैक्स चोरी भी कर रही है तो उनके जो भी टैक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कभी भी इस बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, वो जो है उनके साथ बैठ के निगोशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप देखें कि अगर आपका किसी को नोटिस आ गया और वो आके आपके प्रेमिसेस को सील कर देंगे, आपकी फैक्ट्री को सील कर देंगे, आपकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी को सील कर देंगे कि जी आप टैक्स पूरा नहीं दे रहे या वो नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि वो बाहर का जो कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, हमने तो पता ना कि हमें कि ये बंदा जो है हमारे साथ टैक्स पे वो नहीं पूरा टैक्स अदा नहीं कर रहा, लेकिन जो है हमें इसका बिजनेस ही रोकना, क्योंकि अगर बिजनेस बंद कर दिया तो फिर जो आगे जो टैक्स कलेक्शन होनी है वो भी कंप्लीटली रुक जाएगी। तो ये बहुत बड़ा जो है अलमिया है यहाँ पे कि आप कोई भी आप एक अफसर जाके और आपके जो है नोटिस दे के और आपका प्रेमिसेस सील करता है। दूसरा ये कि टैक्स का जो आपका निजाम है, जो आपका फॉर्म है, जो आपको टैक्स फाइल करने का तरीका है, उसको रिवैम्प करने की बड़ी सख्त जरूरत है। क्योंकि आम बंदा, मैं जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी जो है कि एक अकाउंटेंट या वकील के पास अपने टैक्स उसको देता है सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन, ताकि वो अपने टैक्स फाइल कर सके। ऐसा ही है। तो आप किस तरह उम्मीद करते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना कम हो और वहां पे जाके लोग अपना इतना मुश्किल फॉर्म उसका फिल करें। फिर जो आपने वन विंडो की बात की, वन विंडो तो खैर आप छोड़ दें उसको, कि वो तो जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम से ही वन विंडो का चाह रहा था कि जी वन विंडो हुआ करेगा और लोग आप जाएंगे और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे और चंद दिनों के अंदर आप जो है ना कंपनी अपनी रजिस्टर करके और अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। आप अगर टर्की की मिसाल ले लें तो टर्की में ऐसे ही है कि आप जाएं, आप कल जाके अपना जमा कराएं और आप विद इन अ वीक
आप अपना जो है ना आपकी बिजनेस कंपनी भी रजिस्टर हो जाएगी और आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें आप इसको कि हमारे क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे हैं उसमें कि जी पैसा कहाँ से आ रहा है, और पैसा आपको पता है कि फिर टेरर फाइनेंसिंग और FATF, तो ये सारी चीजें भी उनको देखना पड़ता है। और इसलिए शायद यही वजह है कि कोई भी हुकूमत उस पर बिल्कुल भी वन विंडो की तरफ गई नहीं और इतना ईज की तरफ नहीं गई कि क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे फिर फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। और फिर उसके बाद ये जो खास तौर पे जब से 9/11 के बाद टेरर फाइनेंसिंग की वजह से इनको अब जो है ना बहुत हर चीज की जो ना ट्रेल की सख्त जरूरत है, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट कर दिए चीजें कि आपके लिए जो है कोई आम बंदा भी हो वो जाके अगर कंपनी रजिस्टर भी करने जाए तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। ये बात दुरुस्त है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन से ही मामला शुरू हो जाता है, जो कि इतना बड़ा एक मसला है। बदरुद्दीन साहब, आप अपनी बात भी ज़रा कंप्लीट कीजिएगा जो कर रहे थे। मैं चाहूँगा उसमें एक चीज़ ऐड भी कर दें कि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो जाहिर है उसके साथ जुड़ी होती है कि प्रोक्योरमेंट क्या है, इन्वेंट्री स्टॉक क्या है, हम कितनी मंगवाते हैं और हमारी डिमांड क्या है। क्या इसमें भी गैप मौजूद है या इसका कोई फार्मूला इतना आसान है कि पता हो कि हर साल आबादी कितनी बढ़ रही है, डिमांड कितनी बढ़ रही है? एग्जैक्ट कोकर साहब, देखो अब मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ये फूड जो सेगमेंट है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। अब प्रोविंशियल में हमारा मसला ये है कि हम मोर देन 75% जो हमारी क्रॉप है वो आ रही है पंजाब से और इसी तरह सिंध से। 2 सूबे आपके जो डिफिशेंट है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अब यहाँ पर जो सूबाई गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो जितनी भी बेहतर परफॉर्मेंस शो कर सके अपनी रिलीजेस करें ताकि सूबे में वो अपने आप हालात बेहतर कर सके। जबकि इसी तरीके के साथ पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है कि कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की कमजोरियों से खेले। और इसी तरीके के साथ साथ जो 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वो डेफिशिएंट है, वहाँ पर महंगाई का जो लेवल है वो इतना ऊपर चला जाता है कि उन सूबों से इन सूबों के दरमियान जो माहौल होता है वो स्मगलिंग वाला माहौल बन जाता है। जबकि आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाते हो, इक्वली आप उनको रिलीजेस करते हो तमाम सूबों में और उनकी आबादी के लिहाज से, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के जिसमें है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक बंदा साल में 123 किलो गंदम खाता है। अब अगर वो 123 किलो गंदम खाता है तो उसको मल्टीप्लाई करके आप उसकी जो टोटल उनकी जो पॉपुलेशन है आपको पता चल जाता है कि उनकी डिमांड कितना है और हम दे कितना रहे हैं। जो दे रहे हैं वो क्वांटिटी हो जाती है बिल्कुल खास। अब आम आदमी के लिए जो ज़रूरत होती है, लेने वाले 10 होते हैं, देने वाला 1 होता है, तो उसमें पैनिक बनता है, तो उसकी महंगाई की एक शक्ल होती है। तो वही चीज़ जो होती है सारे हमारे इर्द गिर्द जब वो सराउंडिंग में फैलती है तो पूरे मुल्क में। अब हम पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन हम एक वाइट पेपर भी जारी करेंगे इसी हवाले से कि महंगाई अब कम नहीं होगी। अब हम अगर 2000 रुपये पे मन खरीदने जा रही, गवर्नमेंट खरीद रही है, अब इसमें मिसलेनियस जो उनके अखराजात वगैरह डाल करके, तो आप किस लेवल पर जाओगे? आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ रहा है। हम लोगों ने इस चीज़ पे पूरे एक वर्किंग पेपर तैयार करके हम मीडिया के थ्रू उसको शाया कराएंगे कि ये महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है मुख्तलिफ हवालों से। आप आज जो लेबर आपके साथ काम कर रहा है, लेबर का गुजर बसर उस पैसों से नहीं हो रहा है जो पिछले साल हो रहा था। आपकी जो बिजली की पर बैग जो हमारी जो खर्चा आता था आज वो डबल हो चुका है। इसी तरीके के साथ आपकी जो प्लास्टिक बैग जो बारदाने में जो इसको बारदाना जिस पैकिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो वो पेट्रो बेस केमिकल से ही बनता है। जो पहले 50-60 रुपए पे बनता था आज 140 रुपए में वो बन रहा है। तो ये सारी वो कॉस्ट है जो आपने आगे इसको आगे पास ऑन करनी होंगी। तो यही चीजें तो अवामिल होती हैं, जबकि दुनिया के सामने ये बताया जाता है कि महंगाई बढ़ी कैसे। महंगाई वो सारे पर्टिकुलर्स मिलकर के महंगाई की शक्ल इख्तियार करती है। बिफोर द टाइम हमने ये फैसला किया है कि हम वो तमाम चीजें मीडिया के थ्रू लोगों के सामने लाए कि ये वजूहात है। आज भी कराची पोर्ट पे गंदम के जो नए शिप आ रहा है उसकी गंदम के 100 kg का 5300 रुपए में 100 kg मिल रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन कास्ट मिला करके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जब वो पहुंचता है तो 6,500-6,700 रुपए में तो गंदम आटे का कीमत पहुंच जाता है। तो ये तो वो अवामिल है जिस अवामिल की वजह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और यही वजूहात है कि जो हम उसको डिनाई करते हैं। हम एक ही रुख दिखाते हैं तस्वीर का। हमने हर पहलू से देखना होगा कि ये सारी चीजें मिलकर के इन्फ्लेशन का रंग इख्तियार करती है और उससे आम आदमी हर्ट होता है और मुल्क के अंदर जो एक पिज़्ज़ा बनती है महंगाई का, उसके अवामिल ये होता है। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करते हैं बदरुद्दीन साहब, गवर्नमेंट की जो शिकायत है यानी कि जो फ्लो मिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा देर ज़ख़ीरा करके रखती हैं फिर अपने मनमाने रेट्स पर बेचती हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं कोकर साहब, असल में बात है आपकी कंपटीशन बेस हमारी जो इंडस्ट्री है,
हमारी कोई शुगर मिल की तरह नहीं है कि मखसूस लोगों की मिले हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई 1700 फ्लोर मिले हैं। उनको अपनी मार्केट, अपने गंदम, अपनी मिलें चलाने के लिए ज़रूरी है कि वो कंपटीशन बेस इकोनॉमी पे जाते हैं। लेकिन माजी में ऐसा हुआ है कि लोगों ने, शुगर मिल माफिया ने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने फ्लोर मिल पे, जहांगीर तरीन साहब ने यह लगाया था कि फ्लोर मिल में कार्टेल है, जबकि बाद में जब उनकी अपनी जो काम हुए हैं तो उन्होंने बताया कि कार्टेल फ्लोर मिल में नहीं था, कार्टेल जो था शुगर इंडस्ट्री में था। हमारी तो कंपटीशन है, गंदम हमें सरकार अपने रेट पे देती है, उसमें हमारे फिक्स जो अखराजात होते हैं उसकी बुनियाद पर हम उसको वापस हटा देते हैं। जब हम ओपन मार्केट में काम करते हैं, ओपन मार्केट में खूब बेहतर और कम तर पे काम होता है, बेहतर क्वालिटी होती है और कम से कम कीमत पे आपने काम करना होता है। तो हम किसी भी तरीके के साथ जखीरा, और लास्ट ईयर का अगर आप वो उठाएं तो लास्ट ईयर हमारे पूरे साल किसी भी फ्लोर मिल में 5000 भी बोरियां रखने को नहीं दी हैं। उसकी सबसे बेहतर मिसाल ये कि स्टेट बैंक से जो फ्लोर मिले फ्लज के लिए पैसे लेती थी, उनकी आप स्टेटिस्टिक उठा लें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किसी फ्लोर मिल के पास कोई गंदम था ही नहीं। जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने खुद कह दिया था कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे का गंदम होना चाहिए, इससे ज्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। जबकि फ्लोर मिल का रॉ मटेरियल ही गंदम है, उसको खरीदने की इजाजत देनी चाहिए थी। और आज भी हम ये कहते हैं कि उनके पास गंदम होना चाहिए था। वो गंदम ना होने की वजह से जो गंदम की रिलीजेस ये सितंबर और अक्टूबर में करते थे, तो पंजाब गवर्नमेंट को जून और जुलाई में गंदम के रिलीजेस करने पड़े, क्योंकि मार्केट बिल्कुल ड्राई था, उनके पास एक बोरी भी गंदम नहीं। अच्छा एहसन साहब, सर ये बताइएगा कि अगर हम कपास भी बाहर से मंगवा लेते हैं, जैसे गंदम और चीनी मंगवा रहे हैं, अब तो टमाटर भी मंगवा रहे हैं, दालें भी हद तक बाहर से आ रही हैं, अगर हम कपास मंगवा लेते हैं बाहर से तो यकीनी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में भी महंगाई का तूफान आएगा। जाहिर है धागा बनाना, कपड़ा बनाना, कॉटन से जुड़ी जो सनत है उसके लिए भी एक मुश्किलात। फिर जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में वो क्या काम करेंगी अगर कपास बाहर से ही आ जाएगी, सारा कुछ बाहर से हो जाएगा, किसान की तरह वो भी परेशान रहेंगी। देखिए, आई थिंक कि ये बहुत बड़ा इस वक्त हमें चैलेंज जो है वो दरकार है कि ये जो इम्पोर्ट के जो हमारे बिल हैं वो बढ़ जाते हैं, और आई थिंक कि जो वो बढ़ते हैं उनकी जो पेमेंट्स होती हैं उस पर हम देखते हैं कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज होता है, आई थिंक कि काफी एक बेहतर स्ट्रेटजी की जरूरत है कि लोकल जो प्रोडक्शन है उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं सब्सिडीज की फॉर्म पे, तो आई थिंक कि वो ज्यादा बेहतर हमें नजर आता है, ना कि ये कि हम अगर एक्सेस कैपेसिटी की अपनी यूटिलाइजेशन करें, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बढ़ सकते हैं उससे। आई थिंक कि इसकी तरजीहात है एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज हैं, जो इसकी डेवलपमेंट है, जो इसकी रिफॉर्म्स हैं, उसकी तरफ अगर हम फोकस करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़ सकते हैं। वरना फिर यही होगा कि जो हम दालें इंपोर्ट करते हैं और फिर इसके अलावा वो प्रोडक्शन हम इंपोर्ट करते हैं जो हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वक्त जो नीड ऑफ द टाइम है वो हमारी ये तरजीह होनी चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को किसी न किसी तरीके से हम जो है वो डिप्लीट होने से रोकें, ताकि हम IMF की का रुख हमें ना करना पड़े, और हम जो लोकल प्रोडक्शन है उसको अगर हम इम्प्रूव करते हैं किसी भी तरीके से, उससे एम्प्लॉयमेंट नंबर भी बढ़ सकते हैं। साथ में हम देखेंगे कि वक्त के साथ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है डिप्लीट नहीं होंगे। अहमद हसन मुगल साहब, सर बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसकी बहुत बड़ी रीज़न डॉलर को करार दिया जा रहा है, वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा। लेकिन क्या डॉलर कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाना या डॉलर के मुकाबले में रुपए को बेहतर करना ये हुकूमत और वज़ारत ख़जाना का काम नहीं था? जी बिल्कुल, इसमें ऐसी है। अब आप देख लें कि काफ़ी अरसे से जो है आपका डॉलर जो है 160 से नीचे ही था, लेकिन जब ये हुकूमत आई थी मेरा ख्याल है गालबन तकरीबन 120 के करीब था जब ये हुकूमत आई थी, अब ये 160 के करीब है। तो बिल्कुल आप देखिए कि जिस तरह पिछली हुकूमत ने जो है वो डंप किया डॉलर अपना क्या कहते हैं इसके लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, तो हुकूमत को भी चाहिए कि उसको कंट्रोल करे, उसको रेट को कंट्रोल करे। और देखिए जब तक आप अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, बेशक वो सर्विसेज की हो या प्रोडक्ट्स की हो, और आपका जब तक बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल नहीं होगा आपका, तब तक मैं नहीं समझता कि आप ये जितना मर्जी कर लेंगे, आप आर्टिफिशियली इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है लॉन्ग टर्म में आपका फिर वही होगा कि एकदम फिर आपका जंप करेगा ये डॉलर, जिसकी वजह से आपका एक और महंगाई का तूफान आएगा। अच्छा अहमद साहब एक चीज़ और इसमें ऐड करें, हम करंट अकाउंट डेफिसिट पे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अगर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट ज़ाहिर है एक बार फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे, कर्ज़ों की वापसी शुरू होगी तो ज़ाहिर है आपके पास पैसा कम होना शुरू हो जाएगा। और हम बेस करते हैं हमारे रेवेन्यू की एक बड़ी जो मिकदार है वो टैक्स कलेक्शन पर, टैक्स कलेक्शन में वैसे गैप है, इनडायरेक्ट टैक्सेस फिर बढ़ जाएंगे। अहमद साहब। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने वो पहले भी आपको जिस तरह कही थी
कि जब तक आप जो है अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, वो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बढ़ाते रहेंगे। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी फिर लगेंगे उसके ऊपर, गैस के ऊपर, बिजली के ऊपर, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका जो है आप कंपैरेटिवली रह सकेंगे एक्सपोर्ट्स में भी। तो आपको ये सारी चीजें अपनी मद्देनजर रखते हुए कि हमने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी बढ़े, आपका इम्पोर्ट, जब तक आपकी लोकल प्रोडक्शन नहीं होगी तब तक आपके इम्पोर्ट्स भी कम नहीं होंगे। और जो हमारा खास तौर पे जिस तरह की ये हम अपनी एग्रीकल्चर इकॉनमी के होते हुए हम जो है कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा ये अब गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। ये चीजें जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्शन बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हम जो है ये इसी तरह इसी अलमिया में रहेंगे और हम इसी मुसीबत में रहेंगे कि जो आप देख रहे हैं जिस हालत में हम अभी हैं। बदरुद्दीन साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, ये बताएं सर, तिजारती पॉलिसी नहीं है, हुकूमत से कितनी बार बात हुई आप लोगों की कि तिजारती पॉलिसी बनाकर को दे दें ताकि कुछ तिजारत में बेहतरी आए? पॉलिसी नहीं होती तो फिर जाहिर है ऐसे ही चलते हैं मामला जैसे जैसे चला रहे हैं इस वक्त। जैसे आपने मुगल साहब ने कहा कि चैम्बर्स के तरफ से तजारती पॉलिसी के लिए बजट जो तजावीज़ होते हैं ये तमाम चैम्बर से जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चैम्बर ये कह सके कि हमारी तजावीज़ या हमारी पॉलिसी में हमारी इनपुट को 1% भी इन्होंने प्रायोरिटी दी है। जो इनके नियर एंड डियर्स में होते हैं उन्हीं के ज़रिए लोग अक्सर अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं और इसी के से फिर डिलीवर भी कराते हैं। ये तो हमारे पास आलमिया है, लेकिन परेशान कुन बात ये होगी कि हम जो हमारे जो टैक्स जो हासिल होंगे, जिसको हम लोग नए बजट में सुनने में आ रहा है कि अपना IMF के प्रोग्राम के बाद हम कोई 6000 अरब रुपए की तरफ जा रहे हैं, जब इतना बड़ा तो वो मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया माजद के साथ बदरुद्दीन काकड़ साहब। वक्त की कमी, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में इस पर बात कर लेंगे। एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप, बदरुद्दीन काकड़ साहब साबिक सीनियर नायब सदर क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अहमद हसन मुगल साहब साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद थे। अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही।